को समझाया गया था कि भाई आप ओबीसी में अपने आप को क्षत्रिय मान लीजिए, आप आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही सक्षम है। तो इस तरीके से एक षड्यंत्र किया गया था। तो अधिकांश जातियां हैं वो अपने आपको उस तरीके से क्षत्रिय मानती है। और दूसरे ये नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। इसमें दोनों पक्ष भी है। सकारात्मक ये है कि आपने पॉजिटिव तरीके से वो लड़ने की क्षमता वो डेवलप होती है अपने जो, अगर क्षत्रिय मान लिया जाए तो लड़ने की बात है, उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अब इसमें ऐसा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बारे में क्या कहते हैं उसको थोड़े बहुत समझने की जरूरत है इस बारे में। तो ओबीसी के आंदोलन चल रहा था, हमने पिछले बार इसके थोड़े बहुत टच किया था। मराठा आंदोलन के जो आरक्षण के मांग उठ रही है, तो इसके बारे में मराठा मंदिर करके एक मैगजीन है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में क्या कहा था। तो ये इंग्लिश में मैं पढ़ के उसको सुनाता हूँ। I cannot forget, rather I am sad that many people don't realize that caste system is existing in India for centuries because of inequality, of wide gulf of difference in education, and they have forgotten that it is key for some centuries to come. This gulf between the education of the Brahmins and non-Brahmins will not just be primary and secondary education. The difference between these status can be reduced by higher education. Some of the non-Brahmins must be highly educated and occupy the strategic position, and it has remained the monopoly of the Brahmins so long. So I must emphasize that the middle class tries to compare the middle caste कहते हैं यहाँ पे, middle caste tries to compare itself with the highly educated and well-placed, well-to-do community, whereas the lower class all over the world has the same fault. So the middle class is not as liberal as the upper caste, so, and has no ideology as the lower one, which makes it enemy with the both upper class and the lower class. इस तरीके से वो कहते हैं। तो इनके ये वार्निंग ये है कि the middle class of Maratha also have the same fault. They have only two ways to come out of this. Either they have to join with the upper class or prevent the lower class from progressing. यहाँ पे इनकी स्पष्ट मत ये है कि आप अगर जो मध्यम मिडिल कास्ट कहते हैं ओबीसी वाला को, अगर इससे बाहर निकलना है तो आप भी अपर क्लास में शामिल हो जाइए अपने आप को, और ये लोअर क्लास को आगे बढ़ने से रोकिए। वरना दूसरी विकल्प ये है कि ये भी लोअर क्लास की साथ अपने हाथ मिला ले और जो है अपनी मांग की जो है उसमें आरक्षण की मांग करे। इस तरीके से वो सुझाव देते। आप कुछ कहेंगे इसमें? हाँ, मैं यह कहूँगा कि ऐसा नहीं है। देखिए, ये वास्तव में क्या है ना कि जो मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, उस आधार को उसको बेस मानते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ पर इस बात को पुट करने की कोशिश की है कि एक प्रोलेटेरिएट क्लास है, एक बुर्जुआ क्लास। हाँ, जो मिडिल क्लास है उसके पास या तो ये ऑप्शन है कि वो जो है बुर्जुआ क्लास में चले जाए और प्रोलेटेरिएट क्लास को रोके, या फिर वो प्रोलेटेरिएट क्लास में फॉल कर जाए और बुर्जुआ क्लास के अगेंस्ट में हो जाए। तो उसी फिलॉसफी पर उन्होंने यहाँ पर ये बात कहने की कोशिश की है। एग्जैक्टली में तो ये मार्क्स के वर्ड हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो सिर्फ वो होगा, लेकिन रियल फिलॉसफी जो वहां से आ रही है। लेकिन मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। रियलिटी में समाज में ऐसा होता है कि आप दो वर्ग में नहीं विभाजित कर सकते इस तरह से समाज को। वो जो है आर्टिफिशियल डिवीजन होगा, और समाज जो है कई तरह के कई तबकों में रहता है, कई क्लास इसमें होते हैं और कई कास्ट होते हैं। या आप
मतलब कई कैटेगरी तो होगी होगी, चाहे वो जिस भी तरह की कैटेगरी हो जाए, चाहे आप फुटबॉल क्लब के मेंबर होने की वजह से एक अलग कैटेगरी बना लें, हाँ, हम्म। चाहे किसी म्यूजिक क्लब के होने की अलग कैटेगरी बना लें, या किसी हम्म। पार्टी के फॉलोअर होने से अलग कैटेगरी बना लें, कैटेगरी तो समाज में रहना ही रहना है। यहाँ तक हम्म। इकोनॉमिक बेस की बात है तो इकोनॉमिक बेसिस में भी आप देखेंगे तो दो क्लास नहीं है, अलग अलग है। हम्म। लाखपति जो होता है, एक लाख रुपया जो कमा रहा है वह ये हम्म। 10 लाख कमाने वाले के बराबरी नहीं कर सकता, भले ही दोनों मिडिल क्लास में ही आ रहे हो। हम्म। हम्म। उसी तरह से 10 करोड़ कमाने वाला 1000 करोड़ कमाने वाले की बराबरी नहीं कर सकता, भले ही दोनों जो है वो अपर क्लास में हो रहे हो। तो हम्म। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारी कैटेगरी है, कोई हम्म। आप उसको संख्या में लिमिट नहीं कर सकते, आप सीधा सीधी इस तरह से समाज को दो भागों में नहीं बांट सकते। यही फॉल्ट जो है मार्क्स ने किया था, और समाज को दो भाग में जबरदस्ती आर्टिफिशियली डिवाइड करने की कोशिश की थी। तो मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है, और ऐसा संभव भी नहीं है। अगर आप कोई करना भी चाहे ना तो कर नहीं सकता, क्योंकि दो वर्ग आज तक इतिहास में कभी नहीं रहा, ना आज है ना कभी आगे होगा। हम्म। तो इन्होंने इस बात को कही तो काफी दो जो एक अम्बेडकरवादी चिंतक है अपने आप मराठा को। मराठा है, अपने 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 क्लास में अपने कास्ट में है वह, तो उसको उसको ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, वहां पर जहां पर है वो वहीं पर रहेगा वो। अपने मतलब उसका अपना अलग आइडेंटिफिकेशन है, अलग अपनी पहचान है मराठा की, तो मराठा रहेंगे वैसे। वो ना नीचे तो जाएंगे ना ऊपर जाएंगे वे। वैसे जहाँ तक जाति के हिसाब से, जाति के हिसाब से तो वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते, और न जाति के हिसाब से वो कभी जो है चमार या महार बनेंगे, तो वो तो मराठा ही रहेंगे। हाँ, हाँ मराठी रहेंगे। हाँ, जात जात अगर विवाह ही समाप्त हो जाए तो उस समय हम्म। फिर वे मराठा भी नहीं रह जाएंगे। हम्म। 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 फिर मान लीजिए आप उसको दूसरी कैटेगरी कह सकते हैं, तो हम्म। फिर उस वक्त अन्य भी जातियां नहीं रह जाएंगी जब विवाह व्यवस्था ही समाप्त हो जाए। हम्म। हम्म। या कोई, हम्म। या इंटरकास्ट मैरिज इतना वाइड स्प्रेड हो जाए कि कास्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिजॉल्व हो जाए, हम्म। तो वैसी तो स्थिति में फिर समाप्त हो जाएंगे मराठा सब, तो अन्य भी जातियां समाप्त हो जाएंगी, खाली मराठा थोड़ी हो जाएंगे। हम्म। 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 तो उसी के एक बेसिस थीसिस या बेसिस पे काफी जो ये अम्बेडकरवादी लोग इस तरीके से अपने आप को शूद्र भी मानते हैं। इसमें ये भी आते हैं वो यादव समाज से जो आ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो हाँ, इसमें ये जो है ना, ये कम्युनिस्टों का ये सब सिद्धांत है। कम्युनिस्ट सब जो है ना इसी तरह से समाज में जबरदस्ती दो वर्ग बनाने के चक्कर में बराबर रहते हैं, हम्म। 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 ऐसा बनता है इन्होंने। एक और चीज जो अधिकांश लोग जो इस समाज से बाहर है, उस यादव के अंदर ही जो एक डिवीजन आती है उसको नहीं समझते। मुझे ये पता नहीं था कि जो बिहार के डिवीजन हुआ था, जो उड़ीसा और बिहार उसमें एक ही राज्य में आते थे एक समय में, मुझे ये नहीं पता। तो हाँ, उड़ीसा स्टेट बना 1912 में। उड़ीसा, बिहार, बंगाल। बंगाल। तो ये अब झारखंड भी हाँ, उसी राज्य झारखंड में भी। आता झारखंड तो खैर बिहार में था, तो बहुत था। अभी तो ज्यादा समय नहीं हुआ अलग हुए। रिसेंटली हुआ। लेकिन उड़ीसा बिहार में आता था, मुझे नहीं पता था। तो हम्म। कहने का मतलब ये है कि जब इस समय बिहार में क्या आता था, वो बंगाल में आता था। क्या ये बिहार भी। नहीं नहीं, उड़ीसा जो है वो बंगाल में आता था। नहीं नहीं, बिहार के अंदर आता था। 1912 में बिहार से अलग हुआ, उस तरीके से लिखा गया है इतिहास को। नहीं, मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ ना कि बंगाल में ये बिहार वगैरह सब बंगाल में ही आते थे। हो सकता है बंगाल प्रिंसली स्टेट वगैरह हाँ, उस तरीके। बंगाल प्रिंसली स्टेट था ना, उसमें ये बिहार भी आता था। हाँ हाँ हाँ, बाद में ये शायद बिहार अलग हो गया, उड़ीसा भी अलग हो गया, बंगाल उड़ीसा अलग भी। हो गया, तो फिर बिहार से इनमें झारखंड अलग हुआ। तो इनमें जो यादव है उनमें एक कुछ प्रमुख उनमें गोत्र आते हैं। मैं पढ़ के कह रहा हूँ तो कृष्ण
कृष्णोत, माजी, मजीरोट और गडोरिया और कनौजिया, इस तरीके से 4 इनमें प्रमुख यादव हैं। तो ये गडोरिया करके एक इनमें SC ST कम्युनिटी आती है यादव में। तो यहाँ पे एक विवाद ये उठा रिसेंटली कि लालू यादव को आखिर में ही कहा गया था, जो सम्राट चौधरी के द्वारा उनको गडोरिया कहा गया था। तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन ये आई कि नहीं वो कनौजिया हैं, और ये भी जो है मुलायम सिंह भी कनौजिया है। इस तरीके से उनकी एक गोत्र है कनौजिया करके, तो ये भी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये रिसेंटली एक मामला है यादव की जो मांग है जो क्षत्रिय होने के लिए, तो उनमें उपजातियां भी है जो उस तरीके से आती है। इनमें जो एक और है लक्ष्मी नारायण, उस तरीके से एक गोप करके एक गोत्र है। मुझे इस तरीके से ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे यादवों में तो बहुत सारे गोत्र हैं, जैसे अत्रि गोत्र है, हाँ अत्रि गोत्र, अप्रिया गोत्र है, हाँ बाबरिया गोत्र है, बनाफर गोत्र है, बहुत सारे गोत्र हैं, बरगेडिया गोत्र है, डागर गोत्र है। यहाँ पर हम लोग के उत्तर प्रदेश में ढणोर, जो मुलायम सिंह जो है ना वो ढणोर थे, कोई ग्वाल भी होता है। तो ये अलग अलग ढणोर गोत्र के थे मुलायम सिंह। यहाँ पे वीडियो में कह रहा है कि कनौजिया है। ढणोर तो अधिकतर लोग मानते हैं वो कानपुर पूर्वांचल क्षेत्र में जाकर बसे हैं। हाँ, ये गडोरिया करके ये कह रहे हैं कि वो गोत्र, फाटा गोत्र, गढ़वाल गोत्र, इस तरह से ये सब गोत्र बनाए हुए हैं, खौसी गोत्र। हालांकि गोत्र का वास्तव में तो जो है कि ऋषि मुनियों के संदर्भ में है। हाँ, तो जैसे गौरिया गोत्र है, ये राजा गौर के यदुवंशी राजा थे, राजा गौर, उसके आधार पर जो है गौरिया वंश। ये भी है। हाँ, ये भी है। तो ये राजाओं के नाम पर भी जो है ना कुछ ये कर लिए है सब। हाँ, नहीं, गडरिया करके ये लिखा गया कि कमरिया गोत्र है, मकवाना गोत्र है। हाँ, तो ये सब युवराज के आधार पर, युवराज जो है कमरहंस जो था, उसके आधार पर जो है कमरिया गोत्र, मतलब राजाओं के नाम के हिसाब से भी ये सब कर लिए हैं। तो ये उस तरीके से गोत्र आते हैं। उनमें भगवान कृष्ण के पुत्र थे ना, शाम्ब जो थे ना, भगवान कृष्ण के पुत्र थे, जो जामवंती से हुए थे। तो उनसे भी जो है जादम गोत्र बतलाते हैं सब, जादम गोत्र है युवराज शाम्ब जो थे, उनके आधार पर। तो वो सब जो हरियाणा वगैरह, ब्रज, अलवर, अफगानिस्तान, सिंध, ये सब बहुत सारे क्षेत्र में हो गया। और कृष्णावत जो है ना वो वृष्णिवंशी से है। कृष्णावत की जो बात आप कर रहे थे, वास्तव में वृष्णिवंशी है, वृष्ण राजा हुए हैं। हाँ, तो उसमें भगवान कृष्ण तो उसी वृष्णिवंशी के आते हैं। हाँ जी, आपने जो कहा गोरिया, वो भी है। हाँ, मजरोट करके एक उनकी गोत्र है, मजरोट है कोई एक गोत्र उनमें। हाँ, बहुत सारे गोत्र हैं। हाँ, आपने काफी सारे इंफॉर्मेशन दी है। रोहिणी गोत्र भी एक है, जो बलराम जो थे ना, बलराम, तो वो उनकी वो थी ना धर्मपत्नी रोहिणी। हाँ, चंद्र के जो पत्नी थी रोहिणी, चंद्रदेव। हाँ, चंद्रदेव की पत्नी थी, बहुत फेवरेट पत्नी कहा जाता है चंद्रदेव की। नहीं, वो तो रोहिणी एक वो तो दूसरी बात आप कर रहे हैं, वो भी थी, वो उसका भी नाम रोहिणी था। उसका भी नाम रोहिणी था। तो बलराम की पत्नी का नाम भी रोहिणी था। तो ये सब है, हमको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उस वीडियो को लेकर के। हम आगे बढ़ते हैं उस डिस्कशन के बाद। हाँ, इतने सारे गोत्रों से क्या लेना देना है। जैसे वत्स गोत्र है, तोमर गोत्र, बहुत सारे गोत्र हैं इन सब में।
हाँ, तो उसका उसका मतलब उद्देश्य कुछ बहुत नहीं है। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो ग्वाल है, हाड़ा है, हर्बल है। बहुत हमारे यहाँ यादव लोग आते हैं ना तो बताते हैं। हाँ, भटोरिया जो आप कह रहे हैं, भटोरिया, गडोरिया, गड़ोरिया। गडारिया, गडोरिया ना गडारिया, शायद ये दोनों में हाँ, कुछ अपने अपने क्षेत्र में अपने आप को कोई उस तरीके से बुलाते हाँ, होंगे। हाँ, हाड़ा गोत्र, देसवाल गोत्र, भगवान हम्म कृष्ण के जो वंशज जो है ना, उनके नाम पर बहुत सारे गोत्र हो गए। लेकिन मुख्य रूप से जो गोत्र जो है ना, वो ऋषि के ही माने जाते हैं। ऋषि के, हम पूरे भारत में जितने भी जातियां हैं, चाहे कोई भी जाति हो, वो सारे जातियां जो है ये ऋषियों के ही वंशज माने जाते हैं। और वंशज का मतलब यह नहीं है कि उसका डायरेक्ट ब्लड डिसेंडेंट हो, नहीं, हाँ उसका मतलब यह नहीं होता है। इसका मतलब यह होता है कि वे शिष्य रहे हों उनके, उनके अनुयायी हाँ रहे हों, उनसे मतलब दीक्षा उक्षा लिए हों, हाँ हाँ तो वे भी उनके पुत्र माने जाते हैं ना, ऋषि पुत्र माने जाते हैं ना। जो ऋषि से, जिस ऋषि से जो दीक्षा लेता है, वो उनके हाँ पुत्र हाँ माने जाते हैं। तो उनके हाँ। लगातार जो है उनसे दीक्षा लेते रहे, तो उनके एक तरह से उनके वंशज माने गए, तो उनके गोत्र माने गए। समझ रहे हैं? तो उस तरह से भारत में हम्म। सारे ऋषि के वंशज माने गए हैं, तो ऋषियों के पुत्र ही माने गए हैं। तो हम इस टॉपिक के ऊपर आगे कुछ बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम्म। हम इस मंडल राजनीति के ओरिजिन कहाँ हुआ उस के संदर्भ में मैं ले जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे मुख्य बात ये आती है कि जब ये इंदिरा जी के जो कांग्रेस के समय वो काफी जो इमरजेंसी के जो आंदोलन में जेपी आंदोलन प्रमुख है इसमें, तो काफी कांग्रेस की जो एक वोट बैंक थी वो जो है जेपी आंदोलन आंदोलन के निकलने के बाद दो पार्टियां जो बनी प्रमुख उस तरीके से, तो उनमें ट्रांसफर होते चली गई। तो बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी जो है आज आपको देखने को मिलेगा। तो प्रमुख हम थोड़े बहुत तो देख लेते हैं। पंजाब में एक है अकाली दल करके, और यहाँ पे जो सबको पता ही है, जैसे कि सपा, बसपा, और यहाँ पे ओपी राजभर के भी एक पार्टी है, सोहेल देव पार्टी, अपना दल भी है। और जो है ये तमिलनाडु में अपना डीएमके है, और शिवसेना है, और जो है इनकी बीजेडी है, जो है टीएमसी है, और जो कौन सा है, और भी कुछ पार्टियां, बीजेडी है उड़ीसा में। तो उस तरीके से काफी जो क्षेत्रीय पार्टी जो है अपने अपने जो संदर्भ में बनते चले गए। तो ये सब पार्टी के जो एक स्ट्रक्चर में अधिकांश जो है एक क्षेत्रवाद हो या जातिवाद के आधार पे ये बने हैं। तो इनमें हम थोड़ा बहुत इसमें देखने की कोशिश करेंगे, इनके राजनीति और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनती चली गई। ये प्रमुख उसमें यह है कि हम उत्तर प्रदेश की एक एग्जांपल थोड़ा बहुत लेते हैं। इसमें ऐसा है कि जब ये उनकी पार्टी बनी, मुख्य वोटर बेस जो है इनकी यादव, और जो है बैकवर्ड कम्युनिटी, और मुस्लिम, उस तरीके से तीन वर्ग बन के पहली बार ये लोग सरकार में आए। यहाँ पे ये कहने की जरूरत है कि आपने पिछली बार एक मुझे भूल गया था, इसमें कनेक्ट करके मैं थोड़ा बहुत ले जाने की कोशिश करूंगा कि यादव शूद्र है, इस तरीके से एक विवाद आया। तो हमने पिछले संवाद में ये कहा, क्या ये बेवकूफी बयान है या राजनीतिक उनमें एक सोच है।
उस तरीके से भी थोड़ा बहुत एनालाइज करके देखना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि ये बयान जो है ना, ये दोनों है। ये बेवकूफ़ी भरा भी है एक संदर्भ में, और एक संदर्भ में ये शरारत भी है, और पॉलिटिक्स है बहुत निचले दर्जे का। दूर के पॉलिटिक्स है, क्योंकि निचले इनमें दर्जे का पॉलिटिक्स है ये। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए वर्तमान संदर्भ में, तो इनके थोड़ा बहुत ये है कि जब पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, अधिकांश वोट बैंक इनमें स्प्लिट हो चुका है, बसपा और बीजेपी में। तो बीजेपी में अधिकांश लोग पिछड़े के लोग चले गए। तो इनको वापस सपा में लाने के लिए इनको अपने आप को शूद्र कहना पड़ा। और ये वोट बैंक की राजनीति की एक दूरदृष्टि है, उस तरीके से हम कह सकते। इसमें खाली अखिलेश यादव ही नहीं, तेजस्वी यादव भी जो आरजेडी बना है उनके, तो उन्होंने भी उसी तरह के बयान दिया कि वो ऐसा है ना कि वो आप बहुत कुछ ठीक बोल रहे हैं कि जो और भी छोटी जातियां हैं, हाँ, जो दलित जातियां कही जाती हैं, तो उनका वोट, उनका ग्रुप बनाने का और वोट लेने का इनका ये प्लानिंग है ये। तो उसके तहत जो है अब उनको तो ऊपर उठा नहीं सकते, तो ये का सोच रहे कि चाहे तो अपने ही को गिरा लो नीचे। हाँ हाँ, वो हमारे घर नहीं आएंगे, चलो हम ही उनके घर चले जाते हैं। वरना ये भी है कि अपना नाम जो है बदल के अच्छे नाम रख देते हैं। इस तरीके से एक दूर की दृष्टि हो सकती है, एक राजनीतिक कैलकुलेशन भी हो सकते हैं। लोग जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं ये अलग बात है, वो दूर की विषय है। तो यहाँ पे हम लोग खाली नाम से नहीं जुड़ते हैं ना, आप जमीनी स्तर पर आपके क्या कर्म हैं, आपके क्या व्यवहार रहे हैं सदियों सदियों तक, क्या रहे हैं लोग, उन सबका हिसाब रखते हैं, उनके पूर्वज पुरखे रखते आए हैं, उसका हिस्ट्री विद्यमान है। कहीं पर मान लीजिए लोक कथाओं के रूप में विद्यमान है, हाँ, किंवदंतियों के रूप में विद्यमान है, किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है, और उससे जो है उसके संस्कार उसके दिमाग पर पड़ते आ रहे हैं पुरखों के ही। तो उसका माइंड एक सेटअप किया हुआ है। तो वैसा नहीं है कि आप जो है अपना एक नाम का, जैसे जो क्या नाम है, राहुल गांधी, वो जो है ऊपर से एक जनेऊ पहन लेता है जब चुनाव का समय आता है, पर इधर बेल्ट में जहाँ पर हिंदू लोग ज्यादा हैं, तो उससे हिंदू लोग बेवकूफ थोड़ी बन जाएंगे। हाँ, तो इस तरह से कोई बेवकूफ नहीं बनता है। वो जमाना लद गया बेवकूफ बनने और बनाने वाला। अब उसके लिए बहुत ही उच्च दर्जे का जो है ना, ये ठीक है, भारत में जो है ना जातिगत भावनाएं बहुत जबरदस्त हैं। भारत में जातिगत भावनाएं बहुत जबरदस्त हैं, और जातिवाद मिटाने के लिए तमाम प्रयास जो हैं अभी तक सफल नहीं हुए, विफल ही हुए हैं, क्योंकि ये संवैधानिक कर दिया गया है। फिर भी इतना कुछ होते हुए भी जो जातियां हैं वो अब वैसी नहीं रह गई हैं कि उनको एकदम ऐसे कोई लाठी से हाँक ले जाए। अब सब समझदार हो जब जान रहे हैं कि सब ये सब ठगने का ड्रामा है सब। तो ये जातिवाद से ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। उसमें कुछ नेता लोग ऐसा करके मान लीजिए कहीं लाभ मिल रहा है तो ठीक है, वहाँ वो कुछ इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन वो वोट के रूप में बदल जाएगा ना, ये कहना इतना आसान नहीं है। वोट में बदलना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। तो यहाँ पे दो प्रमुख जो राज्य है, जो दो प्रमुख उसमें जो परिवर्तन हुए, तो ये भी पहले आए थे एक समाजवादी के विचारधारा के लेकर। यहाँ पे दो प्रमुख हुए, जो आरजेडी राजद कहते हैं यहाँ पे बिहार में, और ऊपर से जो है सपा उसको कहते हैं। तो इन दोनों में जो है दोनों पहले उनको लोहियावादी कह के इन्होंने अपना संगठन शुरू किया था। धीरे धीरे समाज जो है सिर्फ यादव समाजवादी पार्टी उनमें प्रमुख रह गई। उस तरीके से देखा जाए तो विचार तो ब्रांडिंग बन गई, लोहियावादी
उस तरीके से हाँ, जब उसका अध्यक्ष बदलता रहता, अलग अलग जातियों का बनता रहता, तो वहां पर एक जो है आइडियोलॉजी रन करती। जब अध्यक्ष जो है बदलता नहीं रहा, एक ही जाति का बनता रहा, उसी के परिवार के बनते रहे, तो वहां पर कोई आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज रही नहीं। वहां तो फिर वो एक जाति की पार्टी बन गई, और धीरे धीरे फिर एक जाति की भी नहीं बल्कि एक जाति की एक राज्य की पार्टी बन गई। जैसे लालू की बिहार की बन गई, और जो है मुलायम सिंह जी की यहाँ उत्तर प्रदेश में बन गई, अभी अखिलेश जी हैं उसमें। हाँ, तो ऐसे ये बदल नहीं रहे ना अपने अध्यक्षों को। अपना अध्यक्ष बनाते, कभी चमार बिरादरी को बना देते, कभी राजभर को बनाते, कभी किसी को बनाते, तब तो माना जाता है कि भाई हाँ चलो थोड़ा बहुत कुछ तो है। हाँ, सामाजिक दृष्टिकोण तो वैसा तो है नहीं, सिर्फ अपने एक कास्ट, बस वो आइडेंटिफिकेशन है बस उन्होंने बनाया। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इनको समझने की कोशिश करते हैं, ये आखिर है क्या इसमें एक ये जो है ना, ये अपने को शूद्र ना कह करके, ये अपने को शूद्र न कह करके एक जो शूद्र कहलाते हैं उन्हीं को बना दें अध्यक्ष। तब जाकर के लोग ज्यादा जुटेंगे, तब कुछ भरोसा करेंगे कि नहीं इनके जो है एक्शन में भी है कुछ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कमेंट आई है इस दो चर्चा के विषय में। एक यूजर लिखते हैं अरविंद कुमार करके, आखिरकार सबसे जो है ब्राह्मणवाद की चेहरा खुद लालू, मुलायम और मायावती खुद हुए, क्योंकि इनके परिवारवादी जो मानसिकता है वो जो उस प्रदेश को आगे बढ़ नहीं पाई। तो ये उस तरीके से एक विश्लेषण करते हैं इस चीज को। ऐसा है ना कि वो चाहे कुछ भी कर देता, किसी भी जाति को बना देता या बन जाता, हाँ, उससे तो बिहार का विकास तो उससे होगा नहीं। बिहार का विकास तो तब होगा ना जब कोई सारी व्यवस्था जब ट्रांसपेरेंट होती है, जब सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा तब जाकर के विकास होगा। विकास वहां किसी जाति के किसी भी व्यक्ति को बैठा दे, चाहे लालू बैठ जाए चाहे XYZ कोई भी बैठ जाए, उससे क्या फर्क पड़ना जब सिस्टम वही है। तो आपको सिस्टम बदलना है ना, मेन चीज वही है। अगर आपको बिहार का विकास करना है या किसी भी राज्य का, तो वहां का सिस्टम बदलना है। और सिस्टम बदलने का क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि हर व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो। एक दूसरी बात यह है कि जनता को अधिकार मिले कानून बनाने का, जनता को अधिकार मिले अधिकारियों को आदेश देने का। तो जनता को जब तक अधिकार आप नहीं देंगे तब तक कहाँ से बनेगा? तब तक तो कुछ होगा नहीं। और भ्रष्टाचार जो है, ये जब तक नोट चलता रहेगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं। इसको नोट को बिल्कुल खत्म कीजिए और सब कुछ जो है डिजिटल कीजिए। तो ठीक है, हम इसके पहले आरोप में देखते हैं इन पार्टियों की पहली जो एक कमियां है, जो उसमें प्रमुख है जो परिवारवाद की जो आरोप लगाते हैं। तो इनमें दो पार्टियों की अपनी अपनी एक परिस्थिति आई। हम उसको पीछे ज्यादा नहीं देखते हैं। वर्तमान समय परिवारवाद की जो बात है ना, जहाँ तक तो मैं लालू को या मुलायम को या इस तरह के जितने भी लोग हैं, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी है, ये मैं इनको उतना जिम्मेवार नहीं मानता। मैं किसको जिम्मेवार मानता हूँ? निर्वाचन आयोग को और पार्लियामेंट को। भाई आपने ऐसा कानून ही क्यों बनाया है कि वही एक ही परिवार का आदमी रह रहा है? आप उस कानून बनाए होते कि तो एक पार्टी में जो है एक परिवार का एक ही रहेगा, और एक परिवार का, एक बिरादरी का, एक धर्म का एक ही बार रहेगा, अगली बार उसको बदल जाना है हर हालत में। जब आप तो जो है भारत को जो है एक तरफ कहते हैं कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है संवैधानिक रूप से, तो उसको उसका अध्यक्ष बदलिए ना, जो हेड है उसका। हर 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 एक इलेक्शन हो गया उसके बाद वो धर्म भी बदल जाना चाहिए, जाति भी बदल जानी चाहिए। हाँ, वो बदल जाना चाहिए अध्यक्ष का। तो यहाँ पे इसके लिए मैं इन लोगों को उतना जिम्मेवार नहीं मानता हूँ। वैसे तो मोदी जी खूब ललकार के बोलते हैं परिवारवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी। अरे आपके पास वहाँ पार्लियामेंट में है इतना वो है, उसका कानून क्यों नहीं बनाते? कानून बनाइए,
निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं आदेश देते? और निर्वाचन आयोग क्यों नहीं रूल बनाता? हर चीज का रूल बनाता है, इस चीज का रूल क्यों नहीं बना रहा है? मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में जाने वाला था। यहाँ पे मैं उतना पीछे नहीं जाऊंगा। हाल ही के दिन में थोड़ा बहुत तो जाने की कोशिश करूंगा। पिछले बार उनके जो सपा के जो जीतने की जो ये हुआ, स्थापन हुआ, उस समय पहली बार जो आखिरी बार ये बने, मुलायम सिंह बने, तो उनके परिवार के अंदर ही काफी एक विवाद खड़ा हुआ, जो सत्ता के हस्तांतर को लेकर, कि भाई इनको बनाए शिवपाल यादव को, या उनके जो एक और है राम गोपाल यादव को, उन परिवार के अंदर ही काफी एक विवाद खड़ा हुआ। तो इसके पीछे की एक साइकोलॉजी मैं ये समझता हूँ कि सत्ता के हस्तांतरण उस तरीके से नहीं होता कि आप अपने जो नेपोटिज्म है उस तरीके से आप सत्ता को हस्तांतर अपने बेटे को हस्तांतर कर दे तो वो भी एक वोट बैंक उस तरीके से शिफ्ट हो जाए, ये संभव नहीं होता। अधिकांश जो है सत्ता के लिए आपको लड़कर ही उसको प्राप्त करनी होती है। तो इनमें ऐसा हुआ कि पिछले जो इलेक्शन में उनको उस तरीके से थोड़ा बहुत परिवार के अंदर नुकसान हुआ। और ये भी है, ये एक और चीज ये भी है कि उस समय जो है ये हुआ कि जो नोटबंदी हुआ, उस इलेक्शन में काफी एक नुकसान बसपा और सपा दोनों को उठाना पड़ा, क्योंकि अचानक जो है मोदी जी आते हैं और नोटबंदी कर देते हैं। तो इसका असर ये हुआ कि बसपा थोड़ा बहुत कमजोर हो गई। वो दलित वोट बैंक जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई। और आंतरिक जो एक उनकी कलह थी ये परिवार में, तो उनको मीडिया में काफी हद तक उनको हाईलाइट किया गया। तो इस तरीके से जो है पहली बार मुख्यमंत्री जो है बीजेपी के तरफ से ये बने, योगी जी बने। तो ये एक ये हुआ, इतिहास हुआ। दूसरे राज्य के इतिहास में हम लालू जी को थोड़ा बहुत देखते हैं। यहाँ पे उनकी जो चारा घोटाला की संदर्भ में उनकी पार्टी की अस्तित्व को ही एक खतरा हो गया था। उस समय उनको जेल में डाल दिया गया था। यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बने, तो इसके लिए उन्होंने राबड़ी देवी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था। तो उस तरीके से उन्होंने अपनी पहली बार पार्टी बचाई। तो यहाँ पे इनकी जो दूसरी एक बात ये समझता हूँ कि ये लोग मुस्लिम नेतृत्व के अंदर काफी उनकी दबाव उनमें रहती है, क्योंकि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो अधिकांश उस समय कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। जब ये लोग कांग्रेस एक जमाने में वहाँ पे उनकी सरकार हुआ करती थी, तो ये उनकी वोट बैंक। तो ये लोग किसी का वोट बैंक नहीं है। ना मुस्लिम किसी का वोट बैंक नहीं है, ना कभी था, ना अभी है, ना कभी आगे होगा। किसका? मुस्लिम वोट बैंक किसी का नहीं है, ना कभी था, ना कभी आगे होगा। नहीं, उनकी इनकी वोटिंग नेगेटिव वोटिंग होती है। इक्का दुक्का को अपवाद मान लीजिए, नेगेटिव वोटिंग इनकी होती है। इनकी वोटिंग ये होती है कि जो हमारे धर्म का शत्रु धर्म है उसकी जो पार्टी है उसको हराओ। नहीं, ये अधिकांश ये है कि आरएसएस बीजेपी किसके विरोध खड़ा है, तो यह जब ध्रुवीकरण होता है। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो अपने शत्रु धर्म को देखते हैं। शत्रु धर्म को हराने के चक्कर में रहते हैं, शत्रु धर्म की पार्टी को हराने के चक्कर में रहते हैं। उनका वह होता है, अपने मित्र को नहीं देखेंगे। वो मित्र को जिताने के चक्कर में नहीं रहते, उनका पॉजिटिव वोटिंग नहीं होता है, उनका नेगेटिव वोटिंग होता है। हाँ, जब नेगेटिव उपलब्ध नहीं होगा तो ही पॉजिटिव की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ओवैसी भी अगर खड़े करेंगे अपने उम्मीदवार को तो उनको वोट नहीं मिलेगा, भले वे मुसलमानों के हित की बात करते हो।
यहाँ पर उनको मिलेगा जो कि बीजेपी को हरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर जगह अखिलेश को ही मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जहां पर बीजेपी को जो कैंडिडेट हरा रहा होगा, अगर कांग्रेस हरा रही होगी तो कांग्रेस को मिलेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर बसपा हरा रहे होगे तो बसपा को मिलेगा, सपा हरा रहे होगे सपा को मिलेगा, कम्युनिस्ट हरा रहे होंगे तो कम्युनिस्ट को मिलेगा। इसका मतलब ये किसी के वोट बैंक नहीं है ना। इसका मतलब सीधा है कि ये जो है सिर्फ जो है अपने शत्रु धर्म को देखते हैं। हर जगह देख लीजिए आप, चाहे यहाँ हो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इनकी पॉलिसी एक रही है। हाँ, चाहे किसी भी हिस्से में रहे हो। तो इनकी जो मैं ये कहने वाला था कि इनकी जो फंडिंग होती है, अधिकांश जो फंडिंग मिलती है यहाँ पे मुसलमान लोग जो गल्फ से फंडिंग आती है, ये रीजनल पार्टी जो लोग होते हैं, इसके लिए वो सेक्युलर वादी ज्यादा होते हैं। ये भी एक आश्चर्य का विषय ये है कि बिहार में उर्दू एक सेकंड लैंग्वेज है वहाँ पे, तो इसी कारण से वहाँ पर भी सेकंड लैंग्वेज घोषित किया गया है, इसलिए ताकि मुसलमानों का वोट मिले, थोक वोट मिले। इसलिए है। हाँ, बताइए। तो इसी कारण से वो एक समीकरण बना वहाँ पे, और इसी कारण से वो लोग अधिकांश जो है मुसलमानों की जो ये टॉपिक होती है उनको लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं। तो तीसरी एक पॉइंट में जो उनमें कहने वाला था, एक मिनट, यहाँ पे लालू जी के जो संदर्भ में हम थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं, तो अधिकांश जो है इनको जंगल राज कहा जाता है। इनमें दो पक्ष हैं। ये एक पक्ष ये है कि वो तो सार्वजनिक है, जहाँ पे बिहार जो है आज बहुत पिछड़ा राज्य है। इनके कुछ जो कारण है, जो फैक्टर बनते हैं, तो इन्हीं के जो कार्यकाल में उनको देखा गया है, काफी जो क्राइम्स जो है वो बढ़े। तो एक और यादव के पक्ष भी है, उस तरीके से देखा जाए तो ये क्या कहते हैं, ये उस समय ये है कि काफी जो सेंटर से कांग्रेस की सरकार से बहुत सारे हस्तक्षेप हुए उस समय, तो लालू जी को हटाने के लिए चारा घोटाला में इनको जो है फिक्स किया गया। ये लोग उस तरीके से मानते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र के बाद में चारा घोटाला की जो कंटिन्यूशन हुआ, तो लालू जी के भी ये थोड़ा बहुत तो उनमें इल्जामात लगने शुरू हो गए उस टाइम से ही। इल्जामात तो लगना शुरू हो गए, उनको कोर्ट से प्रूव हो गया है कि इसने चोरी किया है। नहीं, ये तो है, वो बात तो इल्जाम थोड़ी कहेंगे, इल्जाम नहीं कहेंगे, वो तो धोखा दे करके किसी तरह से लालू जो है वो कोर्ट के बाहर निकले हैं, जेल के बाहर निकले हैं, धोखा दे करके, बीमारी का बहाना बना करके। नहीं तो ऐसे ऐसे आदमी को कोर्ट छोड़ दे रही है, न्याय व्यवस्था पर क्या भरोसा रहेगा लोगों का। हम इनके पक्ष देखने वो जो है इल्जाम नहीं लगा गया, बल्कि वो तो वास्तव में वो व्यक्ति जो है मुजरिम है। हाँ, बाय कोर्ट वर्डिक्ट मुजरिम है वो, उसमें कोई शक नहीं। पर यादव और उसके लिए जान लीजिए, देखिए ये सब जो दोषी हैं, मैंने कहा ना कि एक सिस्टम दोषी है, दूसरा वहां की जनता दोषी है। भाई वो कोई गन पॉइंट पर तो वे सब आ नहीं रहे हैं, जनता ही तो वोट दे रही है। मैं उसी के तरफ तो जाने वाला। जनता वोट दे रही है तो जिम्मेवार सबसे ज्यादा जनता है। अगर कहीं पर कुछ हो रहा है, जनता बहुत आसानी से, जब डिबेट होगा तो लोग आसानी से उसको दोष देते हैं, नेताओं को दोष देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि नेताओं से ज्यादा दोषी जनता है। नेता दोषी हैं, लेकिन उससे ज्यादा दोषी जनता है। आप ऐसे को हीरो बनाते हैं, ऐसे के सभाओं में जाते हैं और ऐसे को समर्थन देते हैं, वोट देते हैं, फिर अगर उनको हटाया जाता है, उनको पकड़े जाते हैं, तो भी आप उसके पीछे लगे रहते हैं, फिर भी कि वो आपकी जाति के है। तो ऐसे में तो फिर बिहार को गर्त में तो जाना ही है, या कोई भी राज्य हो, बिहार की बात नहीं है, कोई भी राज्य हो, उसको गर्त में जाना ही जाना है।
बिल्कुल बिल्कुल। नेताओं से कभी भी जनता का हित नहीं हो सकता, ये मेरा स्पष्ट मानना है। यहाँ जनता पे को हित करना है तो जनता को खुद जो है वो अधिकार लेने होंगे जो नेताओं के पास है। यहाँ जो पे नेताओं के पास है वो अधिकार लेने होंगे, संविधान में बदलाव करवाने ही होंगे इनको, कि ये नहीं नहीं, सारे अधिकार जनता को दे दिए जाएं, जनता कानून बनाए, जनता आदेश दे अधिकारियों को। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं देखते हैं और अनावश्यक है क्रिटिसाइज करना लालू को या मुलायम को या अखिलेश को या नहीं। मोदी को या राहुल को, किसी को भी, एक्स वाई जेड, कोई मैं इससे बहुत उसी फर्क नहीं पड़ना है। ये ये सियर गॉसिप है और कुछ नहीं है। वो और तो हम है लोग ही। हम लोग के देश की जनता जो है ना गॉसिप में उलझी हुई है, गप्पों में उलझी हुई है। और जो है जितना भी चैनल वाले हैं वो सब गप्पबाजी कर रहे हैं, लोगों को बस उसमें एक गप का इंटरेस्ट आ रहा है और कोई और कुछ नहीं, उससे हल कुछ नहीं निकलने वाला। मैं उसी के तरफ से जा रहा था क्योंकि अधिकांश जो यादव की चैनल होती है, यादव लोग होते हैं, इनको दोषी नहीं मानते जो है जंगल राज के लिए लालू को और हाँ, उनके तो परिवार ये को। क्यों मानेंगे, ये स्पॉन्सर्ड है ना उनके द्वारा। असल में जो स्पॉन्सर्ड होता है, जो कहीं से पैसा कमा रहा है, तो वो उसके खिलाफ में क्यों बोलेगा। कहीं से पैसा पा रहा है, किसी पार्टी से पा रहा है, तो कहीं से किसी कंपनी से पा रहा है, तो विदेश से आ रहा है, चीन से आ रहा है पैसा, तो गल्फ कंट्री से आ रहा है, तो अमेरिका से आ रहा है, तो ये क्यों बोलेंगे। ये तो पूरा नेक्सस हो गया। यहाँ पत्रकार सब सारे बिके हुए पत्रकार सब हो गए हैं, जो कि किसी से पैसा लेकर के उसी उसी के समर्थन में बोलते रहते हैं। अभी एक और बात। केंद्र सरकार का है, अभी बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है इस पर। केंद्र सरकार का वो जो है इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है ना बहुत चर्चा चल रही है। हाँ, मोदी तो जी सही। पारदर्शिता की बात करते हैं, और पारदर्शिता की बात करते हैं तो कोर्ट में क्यों नहीं पारदर्शिता की बात की है इलेक्टोरल बॉन्ड में। इलेक्टोरल मैं बॉन्ड में उसी को क्यों कह रहे हैं कि उसी जो को है हम लोग जो है नहीं बताएंगे हाँ, कहाँ से नहीं, पैसे आते हैं, किससे पैसे आते हैं, हाँ, कितने पैसे आ रहे हैं, ये बताना चाहिए ना। इसका मतलब आप छुपा रहे हैं, मतलब जहाँ छुपाव है वहीं पर भ्रष्टाचार है। मैं उस विषय को ले जाने वाला हूँ बाद में। उस टॉपिक को बाद में हम रखते हैं। काफी उनमें एक विषय है जो डिस्कशन के लायक है। लेकिन हम जिस मंडल राजनीति के बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने जो कहा उस तरीके से जो इन सब पार्टियां हैं, उनमें जो आइडियोलॉजी ज्यादा नहीं होती, वो बस अपने सत्ता के लिए काफी कुछ समझौता करते हैं। तो इनके समर्थक वर्ग भी उसी तरीके से है, वो उसी का तरीके से ये भी करते हैं, वकालत भी करते हैं। यहाँ पे एक और चीज देखना पड़ेगा कि जो महाराष्ट्र में भी ये एनसीपी स्प्लिट हुआ और शिवसेना भी जो है स्प्लिट हुआ, ये भी सत्ता की हस्तांतरण के बाद भी बाद में इनको मिला, उद्धव ठाकरे को मिला। और जो एनसीपी है वो उन्हीं के पार्टी है ही, जो शरद पवार के पार्टी है। जो अजित पवार भी उनके जो महत्वाकांक्षा है वो थोड़ा बहुत ये हुआ, उसी के कारण से चाचा भतीजा में थोड़ा बहुत ये झगड़ा हुआ। उस तरीके से ये आगे की जो क्रोनोलॉजी है सारे लोग समझते हैं। एनसीपी और भी जो है शिवसेना अब इन लोगों की सरकार में जो है शामिल हो चुकी है। तो वो क्रोनोलॉजी तो है ही। यहाँ पे अब कौन हम जान रहा है कि ये चाचा भतीजा में झगड़ा होगा, कि चाचा भतीजा ने मिलकर के खिचड़ी पकाई है, ये एक नई पॉलिटिक्स खेलनी शुरू की है कि तुम उधर रहो हम इधर रहेंगे, उधर उधर की सरकार बनेगी तो भी मजा, इधर की सरकार बनेगी तो भी मजा। तो हाँ, हाँ, ये तो है ही जब एक ही अधिकांश। परिवार का है, अलग परिवार का होता तो बात समझ में भी आती। जैसे कि शिंदे अलग है और हाँ उद्धव हाँ हाँ। ठाकरे के परिवार में नहीं है, वो अलग है, तो वहां तो जो स्प्लिट है वो तो बात समझ में आती है। लेकिन जब हम्म। एक ही परिवार में जब स्प्लिट होता है ना, तो वहां पर जो है और भी तरह के गेम हो सकते हैं। नहीं, ये तो बीजेपी वाला को क्या समझाना पड़ेगा पब्लिक को, एक क्या चल क्या रहा है, आप किसके पक्ष में है। ये शरद पवार तो भाई ये इंडिया के अलायंस में है,
तो ये तो भतीजा तो इनके पक्ष में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो आखिरकार चल क्या रहा है, तो महाराष्ट्र की पब्लिक को इनको समझाना पड़ेगा। आखिरकार जो है, जब ये आचार संहिता लगती है तो एनसीपी ओरिजिनल पार्टी कौन सी है, ये बाद में लोगों को समझ में आएगा। वो तो ओरिजिनल कौन है वो तो निर्वाचन आयोग बताएगा ना। हाँ, बताएगा। वो तो निर्वाचन आयोग बताएगा कि ओरिजिनल कौन है। लेकिन जो ओरिजिनल है वही डुप्लीकेट भी है। हाँ 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 हाँ। जो तो ओरिजिनल है वही डुप्लीकेट। इनका क्या फर्क पड़ता है कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है, सब तो लूटने ही वाले हैं। उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो शरद पवार लूट ले या फिर अजीत पवार लूट ले, उसमें पब्लिक के लिए क्या बुनियादी अंतर है? कुछ नहीं है। उन दोनों के लिए हो सकता है, उनके लिए भी क्या होगा, एक ही परिवार के हैं, वो सब लूट रहे हैं, सब एक ही परिवार के हैं सब। ये परिवारवाद जो है, मैं उसी के संदर्भ में जाने वाला था। इसकी लार्जर पर्सपेक्टिव ये है कि आप जो है मैं तो देखता हूँ मोदी जी समर्थ हैं। मोदी जी हर जगह परिवारवाद परिवारवाद खूब चिल्लाते हैं। परिवारवाद के विरुद्ध में आप क्या काम कर रहे हैं? तो वो जनता को ही कह रहे हैं कि परिवारवाद से छुटकारा पाना। अरे परिवारवाद से छुटकारा पाना कानून क्यों नहीं बनाते? कानून बनाना चाहिए ना। निर्वाचन आयोग को निर्देश देना चाहिए, कानून बनाइए कि एक परिवार का आदमी ऐसे अध्यक्ष नहीं रह सकता, एक बार बन गया फिर नहीं बनेगा, एक जाति का नहीं बन सकता। क्यों नहीं कानून बना देते हैं? आपने जनता को बोल रहे हैं। नहीं, वो तो है ही। हम अपने लार्जर पर्सपेक्टिव तो थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये है कि पहली सफल इनके राजनीतिक जो चेहरे हैं वो अधिकांश जो है उनको लेकर ही ये वोट मांगते हैं। तो जो सक्सेसफुल चेहरे इनमें जो मुलायम सिंह है, यहाँ पे जो लालू हुए, उस तरीके से जो है यहाँ पे उद्धव ठाकरे जो है अपने जो बाला साहब को अपने चेहरा दिखाकर उस तरीके से वोट मांगते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है, इनमें आपसी जो है स्प्लिट ना हो, उस तरीके से ये जो है परिवार के अंदर ही लोग उस तरीके समझते हैं। ये अधिकांश जो मॉडल है ये कांग्रेसी मॉडल है, जहाँ पे असल में क्या है, मैं समझता हूँ कि भारत जो है ना, भारत अभी राजतंत्र से मुक्त नहीं हो पाया, राजतंत्र की मेंटालिटी से। राजा है उसका बेटा बनेगा, उस मेंटालिटी से चल रहा है। कानून से भी चल रहा है और जनता के दिमाग से भी चल रहा है। हाँ, तो यहाँ जहाँ दोष आए हैं वहाँ देखिए, भारत में जो कमजोरी है वो क्या है, यहाँ का जो लुंज पुंज कानून है, यहाँ पर स्पष्ट कानून कुछ नहीं है, स्पष्ट रूप से कुछ परिभाषित नहीं है। सिस्टम कानून से चलता है, समझ रहे हैं, वो पर्सनालिटी से नहीं चलता है कभी भी। सिस्टम जो है सदैव जो है चलेगा भाई, कानून से चलेगा। तो आप कानून में परिवर्तन कीजिए ना, हर चीज में। कानून में जहाँ दोष है उसका परिवर्तन कीजिए। कानून में दोष ही दोष है, यहाँ पर स्पष्ट कुछ भी नहीं है परिभाषित। तो उसके प्रति जो है संवेदनशीलता नहीं है, उसके प्रति कोई बहस नहीं हो रही है, अनावश्यक फालतू चीजों पर बहस हो रही है जिसका कोई सिर पैर नहीं, कुछ इससे जनता को लाभ नहीं होने वाला है। वो तो लार्जर पर्सपेक्टिव कहा आपने। अब लालू बने या तेजस्वी बने या तेज प्रताप बने, उससे जनता को क्या मिल जाना है? कुछ नहीं मिलना है। उन लोगों को कुछ मिलना है या नहीं मिलना है, वही लोगों को कमाना है, उन लोगों को शासन करना है, उनके और उनके चेंगड़ों को, उनके समर्थकों को, यही सब ना है। तो अगर हम लोग को कानून बनाने पर ही जोर देना होगा जनता को कि कानून बदले। मैं उसी के लार्जर पर्सपेक्टिव में ले जाने की कोशिश कर रहा था। अभी जो है अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो है 5 चुनाव वो हार गए, लेकिन अब जो है उनके वो हारने के बाद भी अभी भी उस पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं, उनको निकाला नहीं गया है। तो इनमें ये निकालेगा कौन? वो मैं उसी के संदर्भ में जा रहा निकालने का सोचेगा उसी को पहले लोग निकाल देंगे। हाँ, निकाल देंगे। तो ये बात ये है कि मान लीजिए क्यों निकाल देंगे, इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव चाहे कुछ भी कर लें, जो यादव है उसके समर्थक बने रहेंगे।
हाँ हाँ, मैं उसी के फैक्टर में जाने वाला था। मान लीजिए यादव समाज से जो है आप राजपाल यादव को खड़े कर दीजिए, यादव के प्रतिनिधि के जो चेहरे बना के, तो जरूरी नहीं है कि हर यादव जो है यादव को ही ये बना ले। यहाँ पे एक पर्सनालिटी कल्ट जो है वो चल गई है हाँ ठीक किसी है, के। मान लीजिए कि अपने जाति से इतर होकर के भी कुछ लोग वोट देते हैं, लेकिन वे चंद लोग होते हैं ना। हम्म। जब उनका परसेंटेज बढ़ जाता है तो ही जो है पार्टियों को जो है एक नए तरह से विचार करना पड़ता है कि देखो भाई, अब जातिवाद वाली वो हम्म से खेल से काम नहीं चलने वाला है। अब कुछ हम्म एक हम लोग को बेहतर, कुछ सकारात्मक, सृजनात्मक कुछ हम लोग को विचार मुद्दा लाना पड़ेगा जो हम्म बेहतर हो। हाँ, हम्म नया हो। तो अभी तो हम्म नया तो कुछ ये लोग सोचते ही नहीं, ना करना चाहते हैं। अगर इनको आइडिया भी दिया जाता है तो आइडिया नहीं लेते ये। नहीं, इनको तो लगता है कि जो बना बनाया फिक्स आइडिया है, फिक्स पैटर्न है, उसी को जोतते रहो, हाँ, उसी जोतते पर रहो, जोतते चलेगा। रहो, तब आपने तक, जब सही तक कि कहा। वह सफल होगा। तब तक यहाँ उनको, पे जब वो असफल होगा, जब वो प्लानिंग असफल होगा, तब जाकर ये हम्म, बदलते हैं, ऐसे नहीं बदलते हैं। तो बदलना यहाँ पर जनता को है, उनको नहीं बदलना है। वो क्यों बदलेंगे अपने को? उस उनको वक्त तो नहीं हटना है, उनको तो आपको हटाना पड़ेगा, वे तो खुद हटाना हटेंगे। हटाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। आपने ये बात तो सही कहा। यहाँ पे मैं उसी के डायरेक्शन में जाने वाला था कि आप बसपा को भी देख लीजिए। अभी जो बनी है मायावती जी, वो अभी अभी तक बहुत सारे चुनाव हार चुकी है, लेकिन वो अभी तक जो है दलित जो एक चेहरा है, वो अभी तक उनकी वोट बैंक चल रही है। अभी तक पार्टी में स्प्लिट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक पर्सनालिटी के कल्ट में ये पार्टी चल रही है। इनके वोट बैंक भी है। ये अभी एमपी के इलेक्शन में भी इनके कैंडिडेट हार रहे हैं, उस तरीके से आ देखा जाए रहे तो। हैं, लेकिन इनका वोट बैंक अब कमजोर पड़ रहा है बहुत। हाँ, कमजोर तो पड़ रहा है। इनका वोट बैंक कमजोर पड़ रहा है, इनके लोग टूट रहे हैं, क्योंकि ये हम्म, अब भरोसा इन लोगों को हो गया है, इनके हम्म, समर्थकों को। जो पहले हम्म, समर्थक थे उनको भरोसा हो गया कि अब ये चलने वाली नहीं है, और अब ये इनके पास कुछ भी नया नहीं है देने के लिए हम लोग को। हम लोग का सिर्फ प्रयोग हुआ है वोट लेने के अर्थ में। और हम्म, भाई, दलित लोग देख रहे हैं ना कि हम लोग को पिछड़े ही हैं, बल्कि और खराब स्थिति में होते जा रहे हैं। हम्म, तो ये देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं दे पाएगी, अगर कुछ देंगे तो भाई बीजेपी वाले कुछ दे रहे हैं। ये तो कुछ दे नहीं रही है, ये तो बस ले ही रही है। चंदा भी हम्म, लेती है, इन लोग से ही लेती है, और वोट भी लेती है। देती इनको क्या है? अब ये तो इस विषय पर सोचना शुरू कर दिया ना। तो वैसी स्थिति में इनके वोट टूट रहे हैं, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। अब उनको अब आशा भी नहीं रह गई है कि ये जीतेगी कभी, तो कि कभी इसलिए ना कुछ बड़ा वो अपनी उपलब्धि को प्राप्त हो गई है। जितने पैसे अब कमा लिए होंगे, हम्म, जितने रख लिए होंगे, उसी को बचा लें बीजेपी के ईडी ईडी और हाँ, सीडी से। मैं उसी डायरेक्शन जाने वाला था कि अभी अब वे लोग अपना बस वही वही बचाने के फेर में लगे हुए हैं। अपना सम्मान बच जाने तो जेल जाना पड़ जाएगा, और धन जो हाँ, कमा रखे हैं वे भी जो है जब्त कर लिए जाएंगे, और तो जांच बैठ जाएगी। मैं उसी डायरेक्शन में, आपने सही कहा। उस चीज तो है ही। इसको इनके वोटर भी समझ रहे हैं, इसलिए इनके वोटर भी भाग रहे हैं। भाई, जब ये अपना लाभ देख रहे हैं तो हम लोग अपना लाभ क्यों ना देखें? हम लोग को जहाँ से हम लोग 100 रुपया के आदमी है, तो हम लोग को 100 रुपया कोई दे रहा है तो हम लोग उधर जाएंगे। हम्म, तो अल्टीमेटली ये हो रहा है कि मनी ही मैटर करेगा चुनाव में। वो तो जिसके पास पैसा होगा ज्यादा, उसके तरफ हम्म, वोट भागेगा, स्विंग करेगा उसकी ओर। बिल्कुल और वो, सही। और नोट किसके पास होगा? जिस केंद्र सरकार में जिसकी पार्टी है, उसी के पास ज्यादा वोट होगा। उसके बाद जो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस वगैरह है, इनके पास होगा। मैं कुछ कहना वाला था इस चीज